नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। अफ्रीका में तेजी से फैल रहा खतरनाक इबोला वायरस को लेकर भारत में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। युगांडा से लौटी 28 साल की एक महिला को बेंगलुरु के सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां पर उसका इलाज जारी है। ऐसे में महिला अहमदाबाद होते हुए बेंगलुरु पहुंची थी और मंगलवार को उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल महिला को हल्का दर्द है, लेकिन इबोला के गंभीर लक्षण नहीं पाए गए हैं और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक इबोला प्रभावित क्षेत्रों में आने के कारण महिला को होटल से ही अस्पताल लाया गया है, जहां पर उसका जांच चल रहा है। उसके सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं और ऐसे में अब रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने स्पष्ट किया है कि भारत में अभी तक इबोला वायरस का कोई भी मामला कंफर्म नहीं हुआ है। हालांकि सरकार हालातों पर नजर बनाए हुए है। स्वास्थ्य मंत्री ने कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान से आने वाले यात्रियों के लिए भी एडवाइजरी जारी की है। WHO ने इबोला के स्ट्रेंथ के फैलाव को गंभीर चिंता का विषय बनाया है। WHO के अनुसार कांगो और युगांडा में अब तक 220 संदिग्ध लोगों की मौत हो चुकी है। और हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं रमेश ठाकुर जी हैं, मैनेजिंग एडिटर। उनसे बातचीत करते हैं कि इबोला जो है वो लगातार अब भारत में भी उसको लेकर एडवाइजरी जारी हो गई है, तो किस तरीके से देख रहे हैं सर? अनीता, देखो, ये समय होता है जब मई जून का होता है, जब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो इस तरीके वायरस का होना बहुत आम हो गया है, ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व पटल पे। और अधिकतर इस तरीके से, जैसे इबोला की आपने बात करी, तो इस तरीके जो खतरनाक जो वायरस होते हैं, शुरुआत में तो ये अपना खतरनाक रूप नहीं दिखाते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही चीजें आगे बढ़ती हैं तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा प्रभावी होता हुआ दिखता है। इन देशों में पाया गया है। अब होता क्या है कि वहां से भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, इंडिया से लोग भी वहां पे जा रहे हैं, तो संक्रमण इस तरीके से ज्यादा फैलने की संभावना है। हालांकि इक्का दुक्का केस अभी आए हैं, लेकिन हमारी जो चिकित्सा पद्धति है उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने कंट्रोल किया हुआ, लेकिन अभी किसी तरीके की पुष्टि नहीं हुई है भारत सरकार की तरफ से, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से, कि इस इबोला जो वायरस है इससे फैलने से कोई अभी आगे कोई खतरा है या कोई ऐसी पैनिक स्थिति कोई बनने वाली है। अभी सारी स्थितियां कंट्रोल में है, क्योंकि एक केस में भी लक्षण पहले बताए जा रहे थे कि लक्षण है, लेकिन अभी जो एक मेडिकल रिपोर्ट जो जारी की गई है उसमें बताया गया है कि इबोला के अभी लक्षण इसमें नहीं है। बिल्कुल। ऐसे में सर, अगर भारत में इबोला आता है तो क्या लग रहा है कि भारत अलर्ट है पूरी तरह से? एब्सोल्युटली, इसमें पूरी तरीके से सरकार अलर्ट है और अभी ज्यादा स्थिति गंभीर नहीं है, लेकिन इसके अगर किसी भी मरीज के अंदर ये संक्रमण पाया जाता है या एक का किसी में केसेस अगर मिलते हैं, तो मुझे लग रहा है हेल्थ मिनिस्ट्री पूरी तरीके से इस पे इन्वॉल्व होगी और बचाव के क्या क्या साधन किए जाएंगे और क्या मेडिकल अतिरिक्त टीमों को लगाया जाएगा या इसके लिए आइसोलेटेड के लिए कोई अलग वार्ड बनाया जाएगा, अस्पताल बनाया जाएगा या कोई अलग वैकल्पिक कोई व्यवस्था की जाएगी, तो उसके लिए मुझे लगता है सरकार सतर्क है। क्योंकि इस तरीके से जैसे साउथ के क्षेत्र में निपोहो एक वायरस हमेशा उठता है, जब बारिश मानसून वगैरह आती है तब उठता है, तो उसके लिए सरकारें हर साल अपने से वो इंतजामात करते हैं, मेडिकल टीमों को बनाते हैं, मेडिकल हब को बढ़ाते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा। क्योंकि ये जो वक्त ऐसा है, जैसे ही मार्च खत्म होता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4 महीने ऐसे होते हैं, बारिश के होते हैं, गर्मी के होते हैं, मानसून के होते हैं, और ऐसे में इस तरह की अजन्मी बीमारियां कह लो, वायरस कह लो, इनका होना स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन उसके लड़ने के लिए सरकारों की न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि स्टेट गवर्नमेंट जितनी भी हैं, वो सब पूरी तरीके से कमर कसी हुई होती हैं और उनकी टीमें इनको बचाव के लिए लगातार हमेशा लगी रहती हैं। मुझे लगता नहीं अभी कोई स्थिति ऐसी खराब आएगी, और आएगी भी तो उसमें सरकार पूरी तरीके से सक्षम है और सरकार इसको कंट्रोल कर लेगी। बिल्कुल। ऐसे में सर, कोरोना के समय की अगर मैं बात करूं, उस समय जिस तरह से भारत में हाहाकार मचा था वैक्सीन को लेकर, तो क्या आने वाले समय में इबोला अगर आता है तो हम वैक्सीन पर फिर से निर्भर रहेंगे या उसके लिए कुछ अलग से इंतजाम सरकार करेगी? देखिए, मुझे लगता नहीं है कि हम कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से किसी भी वायरस का हम लोग उससे कंपेयर करें।
वो चीज ही कुछ और थी। बिल्कुल वो तबाही थी, वो जो भयावह जो जब हम सोचते हैं उसके बारे में तो रोंगटे आज भी खड़े हो जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल तो कोई ऐसा वक्त नहीं था उस समय कि आपके हमारे संबंध में, रिश्तेदारों में या जानने वालों में जिसकी उस समय मौत ना हुई हो। तो मुझे लगता है वो बहुत बुरा वक्त था, वो बीत गया है, उस पर हमें याद नहीं करनी चाहिए। और सरकारें भी कहती हैं कि कभी भी शायद ऐसी स्थिति नहीं आ पाएगी जो कोरोना से हम लोग कंपेयर करें। और वायरस का होना देखो, मुझे लगता है कि आज की जो खान पान की पद्धति है और जो वर्क स्टाइल है हमारा, जो दिनचर्या है, वो पूरी तरीके से अनीता बदल चुकी है। बिल्कुल सर। अब उस बदलाव में ये चीजें भाग बनती जा रही हैं। अब पता चला है अगर हम जो ऋषि मुनि हमारे यहाँ जो एक परंपरा रही है, वो कहते हैं कि शाम ढलने से पहले आपको खाना खा लेना चाहिए। लेकिन अब क्या है, अब व्यक्ति कोई ऑफिस में काम करता है तो पता चला उसकी शिफ्ट लास्ट 10 बजे की है। वो 10 बजे जब घर पे आएगा तो वो 11 बजे खाना खाएगा, तो आपत्तिक चीज मानी जाएगी। क्योंकि जब रात में जब खाना खाओगे, खाना खा के सोओगे, तो उस समय आपकी पाचन स्थिति भी खराब होगी। और तो उसमें क्या होता है, वायरस और ये इस तरीके से जो जिन बीमारियों का नाम भी नहीं हमने सुना है, वो आपको घेर लेगी। तो ये जो हमारे वर्क स्टाइल हमारा बदल गया है, जो डे की एक्टिविटीज को हमारा बैलेंस हमने कर दिया है, उसमें इस तरह के वायरस बहुत ज्यादा हैवी होते हैं, उससे हमें बचना चाहिए। बिल्कुल सर, अभी आपने बताया कि सरकार तो पूरी सक्षम है, लेकिन कोरोना काल में बहुत अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, बेड नहीं मिल रहा था, लोगों को जमीनों पर बैठकर इलाज किया जा रहा था, और हालांकि बहुत से लोग अपनी जान भी गंवा बैठे। तो क्या हमारे अस्पताल में अभी ये स्थिति हो गई है पूरा कि अगर कोई वायरस आए तो हम उस पर संभाल सकते हैं, भारत संभाल सकता है? ऑक्सीजन की बात कर लूँ, अस्पताल की बात कर लूँ, डॉक्टर की बात कर लूँ। अनीता देखो, इस वायरस से पहले अगर आप बात करो तो कई वायरस ऐसे हैं जो उंगलियों पे रखे हम याद कर सकते हैं। तो सैकड़ों वायरस ऐसे आए हैं। बिल्कुल। उन वायरसों से लड़ने के लिए हम सक्षम रहे हैं। पता चला कि हिंदुस्तान के किसी कोने पे एक वायरस पाया गया है, बिल्कुल संक्रमण पाया गया है, तो हमारी केंद्रीय टीमें जो मेडिकल की हैं वहां पे तैनात कर दी जाती हैं। अक्सर इस तरीके से वायरस हमारे हिंदुस्तान में कहाँ पाए जाते हैं, जो समुद्र के तटीय क्षेत्र हैं, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, या साउथ या सेवन सिस्टर जितने भी राज्य हमारे भारत के अंदर हैं, वहां पे ज्यादा पाए जाते हैं। और उसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार हमेशा अलर्ट पे रहती है कि जब मानसून आता है या कोई तूफान आता है तो उस तरीके से यहाँ से टीमें तुरंत ही वहां रवाना कर दी जाती हैं। इसके लिए बाकायदा हमारे पास लैब है, प्रयोगशालाएं हैं, हब बना हुआ, मेडिकल हब बने हुए हैं, और वो इसी पे दिन रात काम करते हैं। और आने वाले जो वायरस होते हैं उनके ऊपर रिसर्च होता है, और रिसर्च होने के बाद में जैसी संक्रमण डिटेक्ट किया जाता है जिस जगह पे वो है, तो उसको पूरा एक किलाबंदी कर देते हैं। और किलाबंदी का मतलब है कि उसको पूरा आइसोलेटेड कर देते हैं कि उस जगह पे वही व्यक्ति रहे जो संक्रमित है, कोई दूसरा आदमी ना आ पाए। दूसरा आएगा तो वो भी संक्रमण में शामिल हो जाएगा। इसलिए वहां पे तैनाती सिर्फ केंद्रीय हेल्थ कर्मचारियों की रहती है, और दूसरे वो जो मरीज हैं। जी ठीक है सर, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। में अलर्ट है, तो वहीं युगांडा से लौटी महिला बेंगलुरु में उसे आइसोलेट किया गया है। WHO ने इबोला को लेकर फिलहाल चिंता जताई है, और अफ्रीका में इबोला का लगातार खतरा जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली में यमुना बाढ़ क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहे अवैध निर्माण को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने साफ कहा कि यमुना क्षेत्र में विकसित हो रही रिहायशी कॉलोनियां पूरी तरह से गैर कानूनी है और अस्वीकार है। अदालत ने चेतावनी दी है कि अगर अवैध निर्माण नहीं रुका तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जस्टिस M सिंह और साथ ही जस्टिस परमेश सिंह अरोड़ा की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि STC इंजीनियर की निगरानी है और नए निर्माण हो रहे हैं। कोर्ट ने संबंधित एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के नाम पेश करने और उन्हें अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के आदेश दिए हैं। सुनवाई में जगतपुर गांव, वजीराबाद, रामघाट और मजनू का टीला समेत कई इलाकों की तस्वीरें पेश की गई।
इनमें ताजा अवैध निर्माण दिखाए गए हैं। कोर्ट ने कहा है कि सरकारी एजेंसियां आंख मूंद कर बैठी हैं। केंद्र सरकार ने अदालत को बताया है कि जोन ओ के 91 अवैध कॉलोनियां को 31 दिसंबर 2026 तक अस्थित कर रहा है। करीब 5 से 6 लाख लोग रह रहे हैं। अदालत ने मामले को गंभीर बताते हुए 8 जून तक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। नोएडा साइबर क्राइम थाना पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हुई 2 करोड़ 10 लाख रुपए की साइबर ठगी मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान हरियाणा के चरखरी दादरी निवासी अमन कुमार के रूप में हुई है। पुलिस जांच में सामने आया कि साइबर अपराधियों में अमन कुमार के बैंक खातों का इस्तेमाल करके ठगी की रकम ट्रांसफर करने के लिए किया गया था। आरोपी के खाते में करीब 2,20,000 रुपए ट्रांसफर होने की पुष्टि हुई है। पीड़ित को आरोपियों ने खुद के NIA अधिकारी बताकर फोन किया और साथ ही फंडिंग में फंसाने का डर बताया। इसके साथ ही व्हाट्सएप पे RBI के फर्जी पत्र, वारंट और अन्य दस्तावेज भेजकर पीड़ित को डिजिटल अरेस्ट का भय दिखाया। डर के माहौल में पीड़ित ने 2 करोड़ 10 लाख रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर दिया है और इस मामले में पुलिस पहले से ही आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। फिलहाल साइबर क्राइम पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। नोएडा के सेक्टर 62 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कक्षा 10 के छात्र सचित पटेल की बड़ी उपलब्धि सामने आई है। बता दें कि बिहार के बेतिया निवासी सचित पटेल का चयन जो है इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड के लिए भारतीय टीम में हुआ है। अब सचित जो है वो राजधानी सोफिया के आयोजित होने वाले प्रतियोगिता में भारत की प्रतिनिधित्व करेंगे। देश में हजारों छात्रों ने इस प्रतिष्ठित ओलंपियाड के लिए हिस्सा लिया था, लेकिन कठिन चयन जो है वो प्रक्रिया में पार करके सचित ने अपनी जगह बनाई है। राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रतियोगिता के लिए केवल 6 छात्रों का चयन किया गया है। सचित की इस सफलता से परिवार, शिक्षकों और संस्था में खुशी का माहौल है। सचित पटेल ने अपनी सफलता का श्रेय परिवार और शिक्षकों को दिया है। उन्होंने बताया कि तैयारी के दौरान वो बीच बीच में कोटा जाकर कोचिंग भी लेते थे। सचित ने कहा है कि बेहद वो खुश हैं और उन्होंने विदेश में भारत का प्रतिनिधित्व करने का उन्हें मौका मिला है। स्टार्ट की तो वहाँ से कुछ लेक्चर्स किए, फिर बाद में इनका पेड बैच लॉन्च हुआ तो उस बैच से मैंने पढ़ाई शुरू की। फिर उसके बाद ऐसे ही ऑफलाइन के लिए मैं कोटा विद्यापीठ में गया था, जहाँ पे इन्होंने ट्रेनिंग कराई वेरियस इसके जो लेवल होते हैं, जैसे कि NCGS हो गया, INGS हो गया, और फिर जो अभी लास्ट बहुत बड़ा दिन है सर हम लोगों के लिए आज, क्योंकि आज संचित ने फिजिक्स वाला का नाम इंटरनेशनल लेवल पर लेके चला गया। मतलब दिस इज द बिगेस्ट डे, जो हम सब आज बहुत खुश हैं। और हम लोग सच में अगर हम बात करें तो संचित ने बहुत अच्छे लेवल पर हम लोगों को लेकर खड़ा किया है, तो अब बिग कांग्रेचुलेशन टू संचित। और ये सब चीजें पॉसिबल हो पाई हैं बिकॉज ऑफ द संचित के एफर्ट, पापा के एफर्ट। हम मुझे याद है कि जब सर आते थे तो सिर्फ एक ही चीज कहते थे कि सर बस एक बात ध्यान रखना, कहीं किसी चीज गम ना रह जाए बाद में। तो आज मैं सर से कह पाता हूँ कि सर आज कोई गम है नहीं हमारे जीवन में, आपने हमसे बोला था कोई गम ना रह जाए, हमने कोई गम नहीं छोड़े हैं। और किसी भी तरीके की एक टीचर के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हम अपने बच्चे को उस एग्जाम के लिए इतना बेहतर तैयार करें कि वो इंडियन टीम को रिप्रेजेंट कर पाए और कहीं कोई चीज छोटी से गलत ना हो। तो हम सब ने बहुत एफर्ट डाले, इसमें बहुत एफर्ट डाले। मैं बोलूंगा कि एक्सपेरिमेंट को जिस लेवल पर इन्होंने क्लियर किया है, जितना अच्छा हैंडलिंग इन्होंने सीखी है, वो बहुत फिनोमिनल है। तो ओलंपियाड वाला की एक जो टीम बिल्ड हुई जिसने इस बात को आगे रखा कि हम ओलंपियाड्स की जर्नी को, क्योंकि ये पहले अगर आप देखें ओलंपियाड इट इज नॉट वेरी कॉमन पीपल्स गेम, ऐसा नहीं होता था कि बहुत कॉमन लोग इसको दे रहे थे कई बार, क्योंकि इसकी तैयारी बहुत कॉमनली अवेलेबल होती नहीं थी, गांव में कोई पढ़ा नहीं रहा था। ये फिजिक्स वाला एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना, ओलंपियाड वाला एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना कि जिसने इस ओलंपियाड लेवल प्रिपरेशन को, जो कहीं ना कहीं बहुत पर्टिकुलर प्रिपरेशन मानी जाती है, पर्टिकुलर मतलब आपको बहुत डीप में जाना पड़ेगा, चीजों को रिसर्च लेवल पर लेके जाना पड़ेगा, वहां बच्चों को समझाना पड़ेगा। तो ऐसे कम टीचर्स भी अवेलेबल होते हैं जो इस लेवल की प्रिपरेशन करा पाते हैं। स्टार्ट की तो वहाँ से कुछ लेक्चर्स किए, फिर बाद में इनका पेड बैच लॉन्च हुआ तो उस बैच से मैंने
नोएडा में अवैध खनन के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए व्यापक चेकिंग अभियान चलाया। जिला गौतम बुद्ध प्रशासन ने यातायात पुलिस के साथ मिलकर जिले के 61 खनन स्थानों पर संयुक्त जांच अभियान चलाया, जिस दौरान उन्होंने 700 से ज्यादा ट्रकों की जांच की, जिसमें से 101 ट्रकों के खिलाफ नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की गई। जांच के दौरान अधिकांश ट्रक ओवरलोड पाए गए। प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए 12 ट्रकों को सीज कर दिया है। वहीं ट्रक संचालकों से करीब 5 लाख रुपए का समन शुल्क भी वसूला गया है। चेकिंग अभियान में बड़ी संख्या में ऐसे वाहन भी मिले जो कि बिना नंबर प्लेट के सड़कों पर दौड़ रहे थे। प्रशासन को जांच के दौरान 309 ट्रक बिना नंबर प्लेट के मिले हैं, जिन पर कार्रवाई करते हुए करीब 75,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। जिला प्रशासन का कहना है कि अवैध खनन और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ आगे भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। मुजफ्फरनगर में आगामी ईद पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जनपद के संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस और पीएससी बल द्वारा लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है। साथ ही ड्रोन कैमरों से भी इलाके की निगरानी रखी जा रही है। पुलिस प्रशासन ने शहर के प्रमुख चौराहों और विभिन्न थाना क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है। ब्रजवाहन के साथ विशेष गश्त अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक नगर और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने अपने अपने क्षेत्रों में पुलिस बल की ड्यूटी तय करके सतर्कता बढ़ा दी है। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने धर्मगुरुओं और गणमान्य लोगों के साथ पीस कमेटी बैठाकर भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील की है। प्रशासन ने सड़क पर नमाज अदा न करने और केवल निर्धारित स्थानों पर ही नमाज पढ़ने के निर्देश दिए हैं। प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर रोक लगाई गई है, जबकि अवशेष निर्धारित वाहनों में डालने के आदेश जारी किए गए हैं। यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान भी लागू किए गए हैं। सांप्रदायिक सौहार्द के दृष्टिकोण से, कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से समय समय पे वरिष्ठ अधिकारी जो है वो शहर के जितने संवेदनशील पॉइंट है उस पर जाके फुट पेट्रोलिंग करते हैं और पूरी फोर्स को लेके आते हैं। साथ में शासन के द्वारा जो है बहुत सारे नए उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें ड्रोन्स भी उपलब्ध कराए गए हैं, सीसीटीवी कैमराज उपलब्ध कराए गए हैं, उनकी भी टेस्टिंग होती है, उनकी भी ट्रायल होता है सर। साथ उनमें जो सॉफ्टवेयर हैं जिसपे आपके कई सारे हम लोग को सहयोग मिलता है, उनकी भी टेस्टिंग की जाती है। तो इसी क्रम में आज मुजफ्फरनगर में हमने एसएसपी मुजफ्फरनगर श्री संजय कुमार साहब के साथ में अमृत एसपीसीटी साहब के साथ, अक्षय एसपी आर्य साहब के साथ, अतुल चौबे जो एसपी ट्रैफिक है, इंदु सिद्धार्थ जो एसपी क्राइम है, और पूरी टीम के साथ जो है शहर के संवेदनशील स्थानों पर पेट्रोलिंग की गई। आगे भी किया जाएगा। ये सारी व्यवस्थाएं जो है अभी से लेके लगातार बनी रहेंगी। अभी हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है, जो हमारे श्रावण मास की भी तैयारी शुरू हो गई है। साथ में जो आने वाला बकरीद है उसकी भी तैयारी की जा रही है। सभी जो हितधारक है उनसे भी बातचीत की जा रही है ताकि एक अच्छे माहौल में सभी कुछ। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना क्षेत्र में मास्टर कॉलोनी में छात्रों के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट का मामला सामने आया है। मामूली कहासुनी को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। दोनों पक्षों के छात्रों ने एक दूसरे पर लात घूसों और थप्पड़ों की बारिश की। घटना को लेकर पूरा वीडियो वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में छात्र खुलेआम एक दूसरे से भिड़ते और मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक मास्टर कॉलोनी में आए दिन इस तरह के विवाद और झगड़े सामने आते रहे। इसके चलते ये इलाका लगातार चर्चाओं में बना रहता है। घटना के बाद से क्षेत्र में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। फिलहाल मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर जांच में जुटी हुई है और मारपीट करने वाले छात्रों की पहचान की जा रही है। ग्रेटर नोएडा के जराचा थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। बता दें कि नहर के सामने चेकिंग अभियान के दौरान बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस टीम को देखकर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश को गोली लगने से वो घायल हो गया है। घायल बदमाश की पहचान जराचा थाना क्षेत्र के रूप में हुई है। सहजाद नाम बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने मौके पर तमंचा, जिंदा कारतूस, खोखा बरामद किया है। मुठभेड़ के बाद से घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी सहजाद पर बुलंदशहर समेत कई जनपदों के थानों में दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी के आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है और ये पता लगाने में जुटी हुई है कि वो किसी बड़े वारदात को अंजाम देने की फिराक में तो नहीं था। वहीं दिल्ली में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। राजधानी में अब केवल दिन ही नहीं बल्कि रात में भी लोगों को राहत नहीं मिल रही है।
भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी के अनुसार सोमवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5.7 डिग्री अधिक है। इसके साथ ही राजधानी में मई महीने के लगभग 14 साल के सबसे गर्म रात दर्ज की गई। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इससे पहले 26 मई 2012 को न्यूनतम तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। वहीं इस साल यानी कि 21 मई को न्यूनतम तापमान 31.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से काफी अधिक था। लगातार बढ़ती गर्मी और लू की स्थिति को देखते हुए आईएमडी ने दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर के समय अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और गर्मी से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में गर्मी से तत्काल राहत मिलने के आसार कम हैं, जिससे राजधानी वासियों को अभी और तपिश का सामना करना पड़ सकता है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में बकरीद को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद कर दी गई है। त्योहार के मद्देनजर दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है और खास तौर पर संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार 28 मई को मनाए जाने वाले ईद यानी कि बकरीद से पहले सभी जिलों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है, जबकि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार पेट्रोलिंग और फ्लैग मार्च किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने जिला इकाई के 24 घंटे निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सामुदायिक नेताओं, स्थानीय प्रतिनिधित्व और मस्जिद समितियों के साथ समन्वय बढ़ाने पर भी विशेष जोर दिया गया है, ताकि त्यौहार शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। पुलिस ने साइबर टीम की सक्रियता पर विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैनेजिंग एप्लीकेशन की निगरानी शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी प्रकार की अफवाह, भड़काऊ संदेश, आपत्तिजनक पोस्ट या फिर जानवरों की कुर्बानी से जुड़े वीडियो प्रसारित करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें, किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें और त्यौहार को आपसी भाईचारा और शांति के साथ मनाने में सहयोग करें। दिल्ली के हर्ष विहार A3 इलाके में रहने वाले 36 परिवार के साल पुराना इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। बता दें कि 36 परिवारों का सालों पुराना इंतजार जो है वो आखिरकार खत्म हो गया है। साल 2018 में बिजली कनेक्शन के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे इन परिवारों को अब राहत मिलने लगी है। परिवारों की शिकायत जो है वो मुख्यमंत्री जन सुनवाई में पहुंचने के बाद से सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया और बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया। सरकारी हस्तक्षेप के बाद से इलाके में ट्रांसफार्मर लगाने के लिए आवश्यक जमीन उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ ही BSEI की टीम ने बिजली के खंभे लगाए, तार बिछाए और पूरे क्षेत्र में विद्युतीकरण का काम पूरा किया। वर्तमान में घरों में नए बिजली मीटर लगाने की प्रक्रिया जारी है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि कई साल तक बिजली सुविधा न होने से उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। एक निवासी ने बताया कि साल 2019 में इलाके में रहने के बावजूद भी 5 साल तक बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। लोगों ने बताया कि मुख्यमंत्री जन सुनवाई में अपनी समस्या रखने के बाद उन्हें जल्द ही समाधान का भरोसा दिलाया गया था। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।